स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ वर्क पावर एंड एनर्जी पर। और साउथ स्क्रीन जैसे टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन का आज चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वर्क पावर एनर्जी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर है। हालांकि ये टॉपिक आपने क्लास 8 में ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, या फिर ये ट्रू है रोलिंग फ्रिक्शन के लिए, या फिर ये ट्रू है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए? तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो जैसा कि हमको फ्रिक्शन पता है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और इसका मास सपोज m है, तो इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और वो किसके बराबर होगा? वो एग्जैक्टली हमारा जो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है mg, उसके बराबर होगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इस केस में mg के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जब तक आप इसको पुश कीजिएगा, अगर कोई फोर्स यहाँ लगाइए, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू दिया हुआ है सपोज, ठीक, अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये जो फोर्स है ये कुछ देर तक इसको मूव होने नहीं देगी। और कब मूव होगी? जब आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दीजिए जो कि फ्रिक्शन से ज्यादा है। और वो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि उसको रोके रखता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल, जहां म्यू हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है और यहाँ पर हमारा नॉर्मल फोर्स। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन इस सिस्टम का निकलता है 2 न्यूटन, तो अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव नहीं करने वाली। अगर आप यहाँ पर 3 न्यूटन लगा देंगे तब जाके ये मूव करेगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब भी तो मूव नहीं करेगी। बट उस टाइम पर इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना होगा? क्या वो 2 न्यूटन का होगा? नहीं, ये होगा 1 न्यूटन का। क्योंकि ये फोर्स इसको मूव नहीं करने दे रही, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम इसी फोर्स का लगेगा, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए सेल्फ एडजस्टिंग हो जाती है। तो सेल्फ एडजस्टिंग कौन सी होती है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी का आंसर ये ट्रू होगा इसके लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आया, ये ऐसा फ्रिक्शन है जो कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और मैक्सिमम फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर 2 न्यूटन की है, अगर इस पे हम 1, 1.5 कुछ भी लगाते रहे तो उस समय फ्रिक्शन भी अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। और 2 न्यूटन के ऊपर लगाने पर ये चीज मूव करने लग जाएगी और तब मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, या जिसको रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। 2 बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर मूविंग with equal kinetic energy. The ratio of the velocity of their traveling. तो उनके बीच का वेलोसिटी का रेशियो आपको बताना है। अगर 2 बॉडी हमारे पास हैं और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, जबकि उनका मास जो है वो डिफरेंट है, एक है 4m और एक है m। इसका भी काइनेटिक एनर्जी सेम और इसका भी काइनेटिक एनर्जी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और वहीं पर यहां पर भी हमारा हाफ, बट m कितना है? 4m वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल बोल रहा है तो हम इक्वेट भी कर लेते हैं इसको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ 4mv², जहां पर हमारा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, और वेलोसिटी स्क्वायर और वेलोसिटी स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको v² इक्वल टू 4v²।
जहां पर हम पहले वाले को V1 और दूसरे वाले को V2 मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और हमको V1 डिवाइड बाय V2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम इसको यहां ले आएंगे V2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4, और हमारा रूट अंडर चला जाएगा स्क्वायर हट के। ठीक है, यहां पर जब स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये रूट अंडर में हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा 2:1। तो आंसर हमारा 2:1 जो है ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा मास 4 है तो इसका वेलोसिटी छोटे वाले मास का ज्यादा होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, और 4m वाले का 1 होना चाहिए, ताकि हमारा काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगा। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यहां पर बोल रहा है द बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज। इसका आप पॉज करके ट्राई कीजिए। अगर आपने किया तो चलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। यहां पर जो बॉडीज है वो इक्वल मासेस के हैं। यहां पर इस बार क्या बोला, मासेस इक्वल है, हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:9, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का अगर रेशियो देखा जाए तो वो है 4:9 का। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक्चुअली में क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी का रेशियो अलग अलग हो जाएगा, बट मासेस सेम है, तो हम इसको m और इसको भी m रहने देते हैं और कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, m m कैंसिल हो गया। ठीक, और ये इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या बताया था, 4:9 बताया था आपको। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9 हो चुका है। तो V1/V2 क्या होगा, रूट अंडर 2/3। वेरी गुड, तो 2:3 हमारा इसका आंसर होना चाहिए, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg moving with 6 meter per second comes to rest after some time, then the work done by the friction force is। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आपको इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। यहां पर साफ दिख रहा है आपको एक बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, राइट, और इसकी वेलोसिटी आपको दी रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है तो ये थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। अब कोई भी चीज क्यों रुक सकती है, रुकने का रीजन उसका होगा, जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है इसके ऊपर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, पहली बात, और इस रीजन से फ्रिक्शन का किया हुआ काम नेगेटिव वर्क डन में आएगा। तो ऑप्शन जो जो नेगेटिव है पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि आंसर या तो ये या फिर ये हो सकता है, ये दोनों तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है, क्योंकि आप जब आंसर निकालते हैं तो तुरंत आंसर आता है और फिर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। उस समय ये रियलाइजेशन आपको आना चाहिए कि भाई फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वर्क डन भी अपोजिट करेगा, तो इसीलिए नेगेटिव वर्क डन यहाँ पर दिखना चाहिए। तो ये कितना करेगा, अगर इसके ये बॉडी चल रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ एम जिसका 3 और वी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 × 6, और ये हमारा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 जूल आ जाएगा आपका वर्क डन। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इतनी आई है, यही आंसर भी है, बट कैसे, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ चुकी होगी तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी, 0 हो गई होगी, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही तो वर्क डन होता है। तो 54 से 0 आ जाने पर आपका चेंज क्या हुआ, 0 - 54, जो कि आंसर -54 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज -54 जूल का वर्क डन किसने किया, फ्रिक्शन ने किया।
चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 100 ग्राम इज अलाउड टू फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अच्छा, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो होगी उस पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी की, नहीं? सही बात है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1000 मीटर के दूरी से गिरा भी दिया जाए, ठीक है, 1000 मीटर के डिस्टेंस से गिरा दिया जाए और उसका मास हमको दिया हुआ है 100 ग्राम, या फिर आप इसको केजी में कन्वर्ट करके 0.1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, ताकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड टी इक्वल टू 10, वेलोसिटी जो भी होगी उसी पे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमको हाफ पता है, मास पता है, बट वेलोसिटी नहीं पता, तो ये पता करना है। तो इसके लिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। वेलोसिटी जब भी फ्री फॉल किया जा रहा होगा तो u क्या होगा? 0 होगा, g का वैल्यू 10 और इंटू 10, तो 100 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है वेलोसिटी। तो इसका मतलब 100 का ही तो स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा आंसर, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, और 2 से 1000 का आधा 500 जूल में काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। 500 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ आपको? ये क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पर ये चीज समझना था कि आप यहाँ पर टोटल वेलोसिटी निकालने लगते। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अच्छा गिरने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो गिरते गिरते टाइम पे, वो नहीं देखना है हमको। हमको 10 सेकंड बोला है, तो 10 सेकंड के बाद कहीं पर भी पहुंचा हो, सपोज यहाँ पहुंचा हो, तो वहां पर भी जो भी स्पीड हो वो बतानी है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर चलेगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर। एक 2 किलो का मास है, इसको एक फ्लोर पे रखा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 किलो का है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 2.5 न्यूटन का। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये सरफेस की वजह से, ठीक है। वो कितना होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकल रहा है। तो एफ लिमिटिंग हमारा यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये ब्लॉक कितना कर सकती है, वो होगा म्यू इंटू एन के बराबर, जहां पर एन हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। और नॉर्मल फोर्स जब देखा जाए यहाँ पर तो वो डाउनवर्ड्स होगा, राइट, डाउनवर्ड्स होगा, और एम जी के बराबर होगा। और हमारा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा इस केस में। और m इंटू जी यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, तो हमारा हम ऐसा लिख सकते हैं एम जी, हालांकि हमेशा नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस केस में ऐसा है, तो हमने लिख लिया m का वैल्यू 2 kg और g का वैल्यू 10। अगेन ले लेते हैं, ये पॉइंट कैंसिल, 4 2 जा 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा सकती है ये बॉडी। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, बट इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया जा रहा है? मात्र 2.5 न्यूटन का। सिर्फ और सिर्फ 2.5 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएंगे तो ये मैक्सिमम रेजिस्ट कर सकती है 8 न्यूटन तक। तो इसीलिए ये 8 न्यूटन तक मूव नहीं करेगी, और 8 न्यूटन तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसका बहुत बच्चे आंसर 8 न्यूटन निकाल के ऑप्शन में भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी फोर्स इसके ऊपर लगाया गया वो लेस देन 8 न्यूटन है मैक्सिमम से। तो इसीलिए हमारा अभी के समय 2.5 ही लग रहा होगा। अगर 3 लगा देंगे तो 3 लगेगा, 4 लगा देंगे 4 लगेगा, 8 लगा देंगे तो भी 8 लगेगा, बट 9 लगाएंगे तब जाके ये मूव करने लग जाएगा, और तब लग रहा होगा इसके ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
ठीक है, जो कि डायनेमिक फ्रिक्शन, फिर उसका कोफिशिएंट दिया रहता तो अलग से आता। तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी की तरह है, उसमें स्टैटिक के साथ डायनेमिक फ्रिक्शन का भी खेल है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और देखता हूं मैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, अगर पॉज करके करना चाहते हैं अभी भी कर लीजिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अगेन सेम क्वेश्चन है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ साथ आपका कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। स्टैटिक 0.4 और काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन आपका 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स अब लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा। mg कितना होगा? mg इसका अगेन 20 न्यूटन हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, और नॉर्मल फोर्स भी 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? अगेन जब हम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना आ रहा है? म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू हमारी 0.4 पहले की क्वेश्चन की तरह, और हमारा 20 यहाँ पर mg का वैल्यू जो कि नॉर्मल फोर्स के बराबर है। तो 20.42 जा 8 न्यूटन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। हमारा ये तो 8 न्यूटन आ गया, बट यहाँ पर फोर्स कितना लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है 10। तो इसका मतलब है ये बॉडी मूव करेगी। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हम फोर्स इसके ऊपर पुशिंग का लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स तो कम पड़ जाएगा, इसलिए ये बॉडी मूव करेगी। और इस समय जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी ये बॉडी, वो 8 न्यूटन का नहीं लगाएगी, वो लगाएगी इसके काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा। वो निकालना पड़ेगा हमको कि इसका अब F काइनेटिक कितना है। वो भी म्यू इंटू एन होता है, बट म्यू की वैल्यू इसके लिए चेंज है, 0.2 है, और mg वहीं पर mg 20 आ रहा है। तो 2 टू जा 4 न्यूटन का इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 4 न्यूटन का, और आंसर इसका 4 न्यूटन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चों को घुमाने के लिए पूछा जाता है फ्रिक्शन से, ये सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा बॉडी तो मूव हो गई है ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी। नहीं, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में जब म्यू का वैल्यू सिर्फ एज अ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों ही एक ही लेके चल रहा होता है, उस केस में चलेगा। बट जिस क्वेश्चन में भी स्टैटिक और काइनेटिक का अलग अलग वैल्यू दे देना, वहां पर सतर्क हो। पहले तो हमको चेक करना है कि बॉडी मूव करेगी कि नहीं। तो लिमिटिंग लगा लिया, लिमिटिंग लगाया, 8 न्यूटन का आया, इससे ज्यादा फोर्स है तो बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक लगेगा, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब कितना है वो उसके म्यू से निकालेंगे, तो इसके बाद हम अपना आंसर बता पाएंगे। ये इसका मतलब फ्रिक्शन जो लग रहा है इसके ऊपर हमारा काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है, वो 4 न्यूटन का है। हाँ, अगर यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स या 8 न्यूटन से कम का लगाया जाता तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता, और फिर 8 पे 8, 7 पे 7, 6 पे 6। क्लियर हुआ ये अब आपको? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बस विथ कांस्टेंट मास इज डबल्ड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। अगर किसी बस का, मूविंग बस है, उसका मोमेंटम डबल कर दिया गया है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर किसी बॉडी का, जो गाड़ी चल रही है, मोमेंटम मूविंग बस विथ कांस्टेंट मास, मास कांस्टेंट है, तो डबल हो गया अगर मोमेंटम, तो कैसे हुआ होगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी डबल हो गई होगी। तो P1 और P2 मान लेते हैं, मास तो सेम ही रहा होगा, वेलोसिटी 2v हो गई होगी, राइट। तभी तो मोमेंटम यहाँ पर डबल हुआ होगा। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², यानी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई है। तो जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में निकालेंगे, ये फर्स्ट केस का हो गया, सेकंड केस का क्या निकल जाएगा?
m2v का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आपका 4 बाहर आ जाएगा और ke1 हो जाएगा, यानी ke2 जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स को क्वाड्रपल बोलते हैं। और रिमेन कांस्टेंट तो नहीं, यही तो आंसर हमारा, 4 गुना हमारा आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा अगर वेलोसिटी में 2 गुने का चेंज है तो। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ पावर। 10 किलोवाट पावर एक इंजन डेवलप करता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू हाइट ऑफ 40 मीटर। तो यहां पर आपको साफ पता चल रहा है कोई चीज उठाई जा रही है किसी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहां पर लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी तभी आप समझ पाएंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, जी की वैल्यू अगेन 10 लेके चलेंगे, सिंपली रहेगा। यहाँ पर भी लग रहा है, अगर कुछ पॉइंट में होता ना तब हमको क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाता है कि जी का वैल्यू क्या लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सिंपल आंसर है, सीधा सीधा आंसर है, कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि जी का वैल्यू भी 10 में लिया गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर 200 kg का यहाँ पर मास है, ठीक है, इसको 40 मीटर तक उठाया गया है, ठीक है, 40 मीटर तक हाइट में लिया गया। तो कितना इसका, इसमें कितना एनर्जी गया होगा? वही गया होगा जो इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। जमीन पे होगा तो 0 और हाइट पे लिया होगा तो इतना, कितना 200 इंटू जी इंटू एच, ये हो गया 4 2 जा 8, 1 2 3 4, इतना जूल, 80,000 जूल हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। तो इसका मतलब कितना टाइम लगा रहा है वो पावर पे डिपेंड करेगा, और पावर कितना है यहाँ पर 10 किलो, तो 10,000 वाट है, ठीक है। एनर्जी कितना है? 80,000 है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? बस सिंपल सा कैलकुलेशन, टी इधर निकाल लेंगे, आपका ये 1 2 3 4 8 सेकेंड आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से हमने निकाला कि कितना काम हो रहा है, और पावर के फॉर्मूला से एनर्जी को इक्वेट करते हुए टाइम भी निकाल लिया। यही क्वेश्चन कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी पूछ सकता है। किसी गाड़ी ने इतना डिस्टेंस अपनी वेलोसिटी को इतना चेंज किया, इतने से इतना चेंज किया, तो उस केस में कितना टाइम लगा होगा। ये सब आपको क्वेश्चन एनर्जी वर्क पावर एनर्जी से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के इस सेशन के। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर किस पे नहीं करता है वो बता। डिपेंडेंट होता तब आप बताते, बट यहाँ पर इंडिपेंडेंट पूछा जा रहा है। इसको पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आई होप इसका आंसर आपने करेक्ट दिया होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, जहां पर 2 पाई एक कांस्टेंट है, जी ग्रेविटी है, और एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। अगर कोई पेंडुलम लटका हुआ है तो इसका जो लेंथ होगा ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो ग्रेविटी है, जी लग रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। शेप ऑफ द बॉब नहीं, कुछ भी शेप हो, उसका गोल हो चौकोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मास भी अभी तक इस फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं है, तो मास से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इन सब पे इंडिपेंडेंट है, कहने का अर्थ कि इन सब पे डिपेंड नहीं करता। तो आई होप आपको इस सेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह मिलते हैं हम अगले सेशन में, वहां पर वर्क एनर्जी पावर के कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। चलिए धन्यवाद।